Hi everyone, this is Mayank Kothari and today in this video we are going to look at a question in which we are going to find out some ratios. डेटा हमको क्वेश्चन में दिया गया है और कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, यानी कि पुराने क्वेश्चंस में जब हमने देखा था तो रेशियोज दिए हुए थे, उससे बैलेंस शीट तैयार करनी थी और अभी हमको कुछ रेशियोज भी दिए हुए हैं, कुछ फिगर भी दी हुई है और फिर से रेशियोज ही कैलकुलेट करने उन्होंने बोला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। MN Limited gives you the following information related for the year ending 31st March 2016। 2016 मार्च के साल के अंत की कुछ डिटेल MN लिमिटेड के आपको दी हुई है। अब करंट रेशियो है 2.5:1। धीरे धीरे देखो कॉन्सेप्ट भी साथ में कंसिडर करते जाते हैं। करंट रेशियो इज द फॉर्मूला करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये बताता है कि हमारे पास करंट असेट्स कितने हैं एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। 2.5:1 का मतलब हो गया कि हर 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए 2.5 रुपये के असेट्स हैं मेरे पास में। डेट इक्विटी रेशियो टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, आप बोल सकते हो इक्विटी, यानी कि वो है 1:1.5। हर 1.5 रुपये की इक्विटी के लिए 1 रुपये का डेट। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स आफ्टर टैक्स रिटर्न बोला है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, ये फॉर्मूला हो गया उसका 15%। टोटल असेट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, जो कि है 2 टाइम्स, यानी कि मैंने हर 1 रुपये के असेट्स को 2 रुपये के सेल्स में कन्वर्ट किया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, ये कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाइड बाय सेल्स आप करोगे यानी टर्नओवर, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है आपका? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस ऑफ पर इक्विटी शेयर 16 रुपीज। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। 4.5 लाख फिक्स असेट्स दिया हुआ है आपको 10 लाख रुपए। 60,000 इक्विटी शेयर्स दिए हुए 10 रुपये के। 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए 10 रुपये के। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। अच्छा, ओपनिंग है तो इसको हम ले लेंगे एवरेज स्टॉक, एवरेज। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्या सर? क्विक रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। धीरे धीरे सारी चीज़ें निकलेगी। सबसे पहले करंट रेशियो को लेते हैं। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करनी है? मैं कई बार आपको ये बताता हूँ कि शुरुआत वहाँ से करो जहाँ पे आपको फिगर्स दी हुई हो। नेट वर्किंग कैपिटल की फिगर आपको दी हुई है 4.5 लाख रुपए। अब आपको ये भी पता है कि नेट वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो दोनों एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो देखो, मेरा करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, वो है 2.5 इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो मैं बोल सकता हूँ करंट लाइबिलिटीज इज नथिंग बट 2.5 गुना करंट असेट्स। अब वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल है मेरे पास में 4.5 लाख रुपए का, और करंट असेट्स माइनस 2.5 करंट असेट्स, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ऊपर वाली फिगर मैंने यहाँ लेके आ गया, करंट लाइबिलिटी को रिप्लेस कर दिया। इससे क्या आ जाएगा? सही करा गलत करा? अच्छा, गलत हो गया ना ये तो फॉर्मूला, सॉरी, इसीलिए माइनस आ रहा है आंसर। ये रहेगा आपका करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटीज। सो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ध्यान दो। ये आपका 2.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, सो 1.5 करंट लाइबिलिटीज बचता है। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, 3 लाख का करंट लाइबिलिटीज का पहला आंसर आ गया आपका। उसके बाद करंट असेट्स
सिंपल सी बात है, करंट असेट्स दो तरीके से निकाल सकते हो, 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी, 2.5 इंटू 3 लाख, ये आएंगे 7.5 लाख रुपए। सो आपके दो चीज़ आ गई, करंट असेट्स आ गया, आपका करंट लाइबिलिटीज़ आ गया। अब देखो सेकंड आइटम, इसी से आपका क्विक रेशो निकलेगा। सो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्विक रेशो, क्योंकि क्विक रेशो का फॉर्मूला मुझे याद है, करंट असेट्स माइनस एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी कितनी निकाली, अच्छा क्विक रेशो, क्या क्विक रेशो तो निकालना है मुझे। अच्छा स्टॉक भी तो नहीं है ना हमारे पास में, तो टर्नओवर रेशो का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं। करंट रेशो मैंने यूज़ कर लिया, नेट वर्किंग कैपिटल मैंने यूज़ कर लिया। अब देखो, अब मैं जो यूज़ कर सकता हूँ वो है फिक्स असेट्स का आइटम, जो कि 10 लाख रुपए। अब फिक्स असेट्स का रेशो कहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अच्छा बैलेंस शीट निकालनी पड़ेगी। टोटल लाइबिलिटी टोटल असेट्स, असेट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो चीज़ें मोटा मोटी आती है, वो है एक तो हो गया आपका फिक्स्ड असेट्स, दूसरा हो गया आपका करंट असेट्स। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। सो फिक्स्ड असेट्स आपका कितना आ रहा है, 10 लाख का, और करंट असेट्स आपने अभी निकाला 7.5 लाख का, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 17,50,000 के मेरे टोटल असेट्स है। चलो ये तो आंसर का पार्ट नहीं है, ये टोटल असेट्स हो गए। असेट साइड में अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट हमारे पास में दोनों फिगर है, तो हमने क्या किया, टोटल असेट्स निकालिए, वो हो गए 17,50,000। अब थर्ड आइटम, अब टोटल असेट टर्नओवर रेशो, ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, टोटल असेट टर्नओवर रेशो, क्योंकि जस्ट अभी हमने टोटल असेट निकाला है, इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज टोटल असेट टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या आएगा कि हमने कितनी बार टर्नओवर में कन्वर्ट किया टोटल असेट्स को, वो है 2 टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट इज 17,50,000। दो ही है ना, सो आपका टर्नओवर की फिगर आ जाएगी 35 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे क्या क्या आता है। टर्नओवर आ गया आपका 35 लाख रुपए, हमको क्विक रेशो में पहुंचना है। आप कोई भी चीज़ देखो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो भी मैं अब आसानी से निकाल सकता हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या क्या है देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, करंट असेट्स माइनस एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। फिक्स असेट टर्नओवर रेशो में मैं क्या करूँगा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या है कि मेरे टोटल असेट्स में शेयर होल्डर का फंड कितना है, शेयर होल्डर से फंडिंग कितनी की गई है। सो प्रोप्राइटरी रेशो इज नथिंग बट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अर्निंग पर शेयर इज नथिंग बट, आप अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ले लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यही हुआ अर्निंग पर शेयर। अगर आपको निकालना है तो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है ये वाला, प्राइस अर्निंग रेशियो इज नथिंग बट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमको रेशियोज हमको निकालना है। अब क्विक रेशियो पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास में करंट असेट निकल गया, करंट लाइबिलिटी निकल गया। हमको क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक निकालना है। स्टॉक के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स आता है और एवरेज स्टॉक आता है। स्टॉक तो निकालना है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस या टर्नओवर माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट और टर्नओवर, टर्नओवर हमने अभी अभी निकाल लिया, टर्नओवर हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। रेशियो देखो 20% का रेशियो है, यानी कि 7 लाख रुपए आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कुछ नहीं होता, टर्नओवर माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर टर्नओवर का 80% ले लो। ₹28 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आपका स्टॉक आ सकता है, एवरेज स्टॉक। छठवा, स्टॉक टर्नओवर रेशियोज इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखो कितना आपको दिया हुआ है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको जो दिया है वो है 7 टाइम्स, ये 7 टाइम्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 28 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सो एवरेज स्टॉक कितना आएगा, 28/7, 4 लाख। ठीक है, और एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। यही नहीं, यही तरीका है आपका एवरेज स्टॉक निकालने का। एवरेज स्टॉक की फिगर आपको दी है 4 लाख, आपने अभी अभी निकाली, और हमको एक स्टॉक और दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक, दैट इज नथिंग बट 3,80,000। ठीक है, $3,80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सो इससे आपका एक आखिरी फिगर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। सो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3,80,000, ये आपका आंसर आ गया 4,20,000 क्लोजिंग स्टॉक। सर इतना सारा क्या निकाला, अभी तक आप निकालते ही जा रहे कि एक भी रेशो का आंसर नहीं आया। अब आएगा। हमारे पास में करंट असेट्स भी है। करंट असेट्स देखो कहाँ है, करंट असेट, करंट असेट, करंट असेट्स, करंट असेट 7.5 लाख, करंट लाइबिलिटीज 3 लाख, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000। ठीक है, यहाँ एवरेज नहीं क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। क्योंकि करंट असेट क्लोजिंग है, करंट लाइबिलिटी क्लोजिंग है, तो स्टॉक भी क्लोजिंग होना चाहिए। $7.5, 3 और 4,20। ये आपका पहला आंसर। 7.5 लाख माइनस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, दैट इज 1.1। दिस इज योर क्विक रेशियो। सेकंड आइटम आपको जो निकालने बोला है वो है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो आप कैसे निकालोगे, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। टर्नओवर आपका है 35 लाख रुपए का, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं 10 लाख रुपए के, यानी कि 3.5 टाइम्स। दिस इज फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो।
कहानी ख़त्म, इजी। आगे देखो। अच्छा, मतलब क्या होता है मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, इन सब का मतलब क्या होता है जो हम रेशोज़ निकाल रहे हैं। खाली फॉर्मूले से रटना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशो, हाँ यहाँ आएगा मज़ा, यहाँ थोड़ी वर्किंग अभी और आपकी एक्सटेंड होएगी प्रोप्राइटरी रेशो में। अब एक बार ध्यान से देखो, आपको प्रोप्राइटरी रेशो से रिलेटेड कुछ जानकारी लगेगी यहाँ पे। आपका टोटल डेट निकला था क्या, टोटल एसेट, टोटल रिटर्न ऑन टोटल असेट्स आफ्टर टैक्स 15% आपको दिया हुआ है। इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, अच्छा अर्निंग पर शेयर में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेटवर्किंग कैपिटल, इक्विटी शेयर आपको दिया हुआ है। डेट इक्विटी रेशियो 1:1.5। अच्छा, डेट में तो अपने पास और कुछ है ही नहीं, यानी करंट लाइबिलिटी से काम चलाना पड़ेगा। 1/1.5, ये 6 लाख हो गया टोटल डेट। हाँ सही है। शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपको नहीं दिए हुए। देखो हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, हम पहले मार्क कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स यूज़ कर लिया, ओपनिंग स्टॉक यूज़ कर लिया। प्रेफरेंस शेयर्स बाकी है आपका 60,000 का इक्विटी शेयर भी बाकी है, और ये है डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो देखो, डेट इक्विटी रेशियो ये 7th नंबर की वर्किंग नोट है। इक्विटी फंड्स, ठीक है, दिस इज़ 1/1.5। और अभी आपको डेट और इक्विटी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, रफ में बैलेंस शीट निकालते हैं तो कुछ आइडिया आएगा अपन को। तो यहाँ पे देखो, मैं उसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ। ये जो इक्विटी फंड है यही अपने प्रोप्राइटरी फंड हो गए ना, इक्विटी फंड यानी और क्या हो गया, प्रोप्राइटरी फंड। तो इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। इक्विटी के फंड और प्रोप्राइटरी फंड दोनों का मतलब सेम ही होता है, प्रोप्राइटरी फंड्स, ठीक है। सो दिस इज डेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोप्राइटरी फंड्स इज नथिंग बट 1.5 डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब एक वर्किंग जो है, जो हमको करनी ज़रूरी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ याद रखना, ये जो आपकी बैलेंस शीट है इसका इतना पार्ट जो है ये प्रोप्राइटरी फंड है, और ये जो पार्ट है ये है डेट। और इस डेट में करंट लाइबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों इंक्लूडेड है, यही मान के चलना पड़ेगा, आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो डेट है इसके अंदर, ये जो डेट है इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी इंक्लूडेड है जो कि क्वेश्चन में दिया है, करंट लाइबिलिटी भी इंक्लूडेड है, और भी कोई तरह का डेट होगा तो वो भी इंक्लूडेड है। अब आपको पता है टोटल एसेट कितने, 17.5 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटी भी कितनी हुई, 17,50,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू डेट प्लस प्रोप्राइटरी फंड्स? यस सर, आप बोल सकते हैं। इतना पार्ट, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना पार्ट इज इक्वल टू इतना पार्ट। गलत क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें कोई गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़े यहाँ से, टोटल असेट्स है 17.5 लाख, ठीक है। ये आ गया डेट, प्रोप्राइटरी फंड का मतलब भी हो गया 1.5 डेट,
ये मैंने यहाँ से उठा के लेके आ गया। सो आपको डेट की वैल्यू मिल जाएगी 17.5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, यानी कि 7 लाख रुपए डेट हो गया। ठीक है, अब इस 7 लाख में प्रेफरेंस शेयर्स भी इंक्लूडेड है, इस 7 लाख में आपका क्या बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्लूडेड है। लेकिन अभी तक हमारी कहानी बनी नहीं है, यहाँ पे हमको प्रोप्राइटरी फंड्स निकालना है। सो प्रोप्राइटरी फंड्स इज नथिंग बट 1.5 डेट। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। 1.5 इंटू 7.5 लाख, दैट इज नथिंग बट 10,50,000 का आपका प्रोप्राइटरी फंड आ गया। तीसरा रेशो कौन सा था, ध्यान देना। तीसरा रेशो था आपका प्रोप्राइटरी रेशो, ए बी और सी। हम यहाँ पे लेंगे सी। और कुछ नहीं, प्रोप्राइटरी फंड कितने आपने यूज़ किए टोटल असेट्स के कंट्रीब्यूशन में, वो है 10,50,000। टोटल असेट है 17,50,000। ये हो गया 60, यानी कि 60%। इसका मतलब क्या है पता है, 60% पैसा टोटल असेट्स में आपका खुद का, ओनर्स का, प्रोप्राइटर्स का और इक्विटी वालों का लगा हुआ है। दैट इज व्हाट द प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स। सो यहाँ लिख लेते हो ये तीसरा पार्ट भी निकल गया। अब देखो चौथा आइटम क्या है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ABCD। अर्निंग पर शेयर इज नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ उसकी। ठीक है, ये कौन सी वर्किंग रहेगी मेरी, 7 के बाद 8वीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नथिंग बट मेरा रेशो है रिटर्न ऑन असेट्स, वो यूज़ नहीं हुआ अभी तक, इज नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब आपका वो रेशो देखो, बहुत सारी स्लाइड्स हो गई, मैं आखिरी में लिखा दूंगा आपको। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, थर्ड नंबर का पॉइंट देखना, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है 15% का, और ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ था। 15% रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है, 15% रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना, 17,50,000। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 2,62,500, यानी 2,62,500 का आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अरे इसको नहीं करते, ठीक है, ये आ गया 2,62,500। अब क्या माइनस करना है इसमें से, दो लोगों को डिविडेंड जाता है, एक तो प्रेफरेंस वालों को जाता है, एक तो इक्विटी वालों को जाता है। सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देखो कितना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20,000 10 रुपए के प्रेफरेंस शेयर से, 10 रुपए के प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 20,000। तो ये होगी 2 लाख की वैल्यू, 20,000 इंटू 10 करोगे और उस पर आप 9% का वो दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे। 2 लाख पे 9% हो गया 18,000, और उसके बाद इक्विटी शेयर कितने हैं, 60,000। सो 18, हम क्या करेंगे, 18,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से माइनस कर देंगे, और अपने पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 60,000 के। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका 4.075 ऐसा आंसर आएगा। 262,500 माइनस 18,000, सॉरी
18,000 डिवाइडेड बाय 60,000, सो ठीक है, दिस इज़ योर अर्निंग पर शेयर। आपका फोर्थ आंसर निकल गया। उसके बाद लास्ट आंसर हम निकालते हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल या रेशो भी बोल लो आप, चलता है उसमें। दिस इज़ नथिंग बट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर मार्केट प्राइस देखोगे तो 16 रुपये है, और अभी आपने अर्निंग पर शेयर निकाला 4.075। सो इससे आपका आंसर आता है 3.93 टाइम्स, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर पी रेशियो। इसको आप, सारी समरी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, ध्यान देना। आपने 5 रेशोज़ निकालने थे, अपन ने 5 रेशोज़ निकाली एक एक करके, ठीक है। अब पहला रेशो हो गया आपका क्विक रेशो, दूसरा रेशो हो गया आपका कौन सा था, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, तीसरा रेशो आपका हो गया प्रोप्राइटरी रेशो, चौथा था अर्निंग पर शेयर, और पांचवा था पी रेशो। क्विक रेशो 1.1, 3.5 मेरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो 60, अर्निंग पर शेयर 4.075, पी रेशो आपका हो गया 3.93 टाइम्स। सो ये चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। क्विक रेशो टाइम्स में होता है, ये भी टाइम्स में होता है, प्रोप्राइटरी रेशो परसेंटेज में, अर्निंग पर शेयर रुपीज़ में, एंड ये हो गया टाइम्स में। तो ये सारे आपके आंसर्स हो गए इस वाले पार्ट के, ठीक है। सो अब मैं आपको इन सब का मीनिंग बताता हूँ। क्विक रेशो, सबसे पहले क्विक रेशो 1.1 है। क्विक रेशो का क्या मतलब होता है? क्विक रेशो का ये मतलब होता है कि अगर कंपनी को आने वाले 1, 2 या 3 महीने के अंदर में अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को सेटल करना पड़ा, तो कंपनी के पास में इनफ पैसा है क्या? क्विक रेशो ऑफ 1.1 सेज दैट कंपनी की हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए कंपनी के पास 1 रुपए 10 पैसे के क्विक असेट्स पड़े हैं। सिर्फ असेट्स नहीं, क्विक असेट्स पड़े हैं, यानी कि ऐसे असेट्स जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर में। सो कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑलरेडी आती है उसके अंदर में, और रिसीवेबल्स आते हैं। जो नहीं आते हैं क्विक असेट्स में वो है इन्वेंटरी। उसके बाद में आपका आता है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। अच्छा, क्विक रेशो के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। क्विक रेशो 1.1 या 1 से ज्यादा होना अच्छी बात है, 1.5 होना और भी अच्छी बात है, 2 होना थोड़ी बुरी बात है, 2 या उससे ज्यादा होना बुरी बात है। यानी ज्यादा भी होना बुरी बात है, कम भी होना बुरी बात है। इसका रेंज है 1 से लेके 1.5 या 1.7 तक मैक्सिमम आपका क्विक रेशो होना चाहिए। ज्यादा होना सर क्यों बुरी बात होती है? कम होना तो बुरी बात है, ये मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि करंट लाइबिलिटी अगर 1 रुपए की है तो हमारे पास 1 रुपए तो होना चाहिए वो उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। लेकिन ज्यादा होना बुरी बात क्यों है? अगर ज्यादा पैसा रहा तो अच्छी बात है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। देखो, मेरे पास में मेरी लाइबिलिटी मान लो 10,000 रुपए की है, यानी कि मुझे 10,000 रुपए चुकाना पड़ सकता है। इसके लिए मैं अपने जेब में 1 लाख रुपए का कैश लेके घूम रहा हूं। सही बात है, गलत बात है? कैश है मेरे पास में, असेट है मेरे पास में, क्विक है ना, क्विक कैश। सो क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 अगर आप करोगे तो आपको आएगा क्विक रेशो मेरा कितना हुआ? 10 गुना, 10 टाइम्स। क्या ये अच्छी बात है कि 10,000 रुपए के लिए मैं 1 लाख रुपए कैश में जेब में लेके घूम रहा हूँ? बुरी बात है सर, बुरी बात है। क्यों? क्योंकि ये 10,000 की लाइबिलिटी के लिए यार आप मैक्सिमम 15,000 रख लो, मैक्सिमम आप 20,000 रुपए रख लो, और तो क्या। लेकिन 80,000 रुपए बाकी का कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं यूज करो, उससे इनकम कम आएगी आपको, तो कमाओगे। 1 लाख रुपए सिर्फ उसी वजह से कैश में जेब में रखे रहना इज अ रॉन्ग डिसीजन। सो ज्यादा भी होना बुरी बात है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करता हूँ। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 3.5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि कंपनी में जितने भी असेट्स, फिक्स्ड असेट्स है, उसमें हर 1 रुपए का फिक्स्ड असेट्स को यूज करके, साल भर में यूज करके आपने 3 रुपए 50 पैसे का टर्नओवर अचीव किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम असेट्स में ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर अचीव करना, यानी कि आप इफेक्टिवली उस असेट्स को यूज कर पा रहे हो। कौन से फिक्स्ड असेट होते हैं सर? बिल्डिंग, आपकी कार हो गई,
मशीनरीज हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सबको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये अच्छी बात है। जैसे कि क्विक रेशो मैंने बोला था कि एकदम ज़्यादा होना बुरी बात होती है, लेकिन फिक्स जैसे टर्नओवर रेशो में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक यहाँ जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 3.5 है, 10 भी हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है। 1 रुपये के फिक्स एसेट्स को आप 10 रुपये के टर्नओवर में कन्वर्ट कर रहे हो, ये अच्छी बात है, बुरी थोड़ी है। सो फिक्स जैसे टर्नओवर रेशो ज़्यादा होना अच्छी बात है। उसके बाद में आपका प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो क्या बोलता है मालूम है क्या? टोटल एसेट। टोटल एसेट में क्या आता है? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में 17.50 लाख रुपीज़। 17.50 लाख रुपीज़ का 60% हमने, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने, इक्विटी ने कंट्रीब्यूट किया है, बाकी का 40% बाहर वालों ने कंट्रीब्यूट किया है, ये मतलब होता है। सो एक अंदाजा आता है कि कंपनी में जितने भी असेट्स हैं उसमें ओनर्स का कितना पैसा है और बाहर वालों का कितना पैसा है। ओनर्स का 60% है तो 40% जो हुआ वो बाहर वालों का। इस 40% में इस क्वेश्चन में कौन कौन है सर? प्रेफरेंस शेयर्स, डेट, अदर डेट और करंट लायबिलिटीज। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आपको ये बताता है कि अगर आपने कंपनी में एक शेयर खरीद के रखा तो एक शेयर पे कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है, दैट इज 4.075। आपके हर शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है? 4.075। ये ज़्यादा होना अच्छी बात होती है। नेक्स्ट इज पी रेशो। पी रेशो 3.93 टाइम्स का मतलब क्या है पता है? कि मार्केट में इस कंपनी के शेयर ने जितना भी कमाया है, एक शेयर ने जितना भी कमाया है, उसके 3.93 टाइम्स मार्केट में मार्केट प्राइस चल रही है, सॉरी मतलब मार्केट में उसके शेयर की प्राइस चल रही है। सो अगर कंपनी का शेयर 1 रुपये कमाता है तो उसके मार्केट प्राइस मार्केट में 3.93 होगी। कंपनी का शेयर अगर 2 रुपये कमाता है तो उसकी मार्केट प्राइस, एक सेकंड, कंपनी अगर 2 रुपये कमाता है तो उसकी मार्केट प्राइस 3.93 इंटू 2 टाइम्स होगी। 3 रुपये कमाता है तो 3.93 इंटू 3 टाइम्स होगी, ये मतलब होता है। सो पी रेशो ज्यादा होना बुरी बात है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। दो कंपनी है, दोनों कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1-1 रुपये, यानी कि अगर आपने दोनों कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपको अर्निंग तो 1 ही रुपये की होगी, 1 ही रुपये की होगी। लेकिन पहले वाली कंपनी का मार्केट प्राइस 5 रुपये, दूसरे वाली कंपनी का मार्केट प्राइस 3 रुपये। बताओ आप कौन से कंपनी के पास में जाओगे? आप ये बोलोगे कि सर अगर दोनों कंपनी से 1 ही रुपये कमाना है तो मैं तो 3 रुपये में शेयर खरीदना पसंद करूंगा, मैं क्यों 5 रुपये में शेयर खरीदूं? नहीं खरीदोगे ना, एग्जैक्टली। पी रेशो किसका कितना है ध्यान दो। मार्केट प्राइस 5 रुपये डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज़। पहले कंपनी का पी रेशो 5, दूसरे कंपनी का पी रेशो 3/1, तो पी रेशो 3 था, उस कंपनी के शेयर आपने खरीदे, 5 का नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि उसमें मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर ये है कि मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है अगर पी रेशो ज़्यादा है। अर्निंग्स के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कई गुना ज़्यादा है अगर पी रेशो ज़्यादा है तो। सो पी रेशो कम होना अच्छी बात है कि भैया उतनी ही अर्निंग कम प्राइस में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो अगर आप फाइनेंशियली भी डिसीजन लो आगे जाके और आपको शेयर खरीदना हो और पी रेशो के बेसिस पे कभी डिसीजन लेना पड़े तो ध्यान रखिएगा पी रेशो कम होना अच्छी बात है, ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं। सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट ऑल दीज 5 रेशियोज। कौन सा ज़्यादा होना अच्छी बात है, कौन सा कम होना अच्छी बात है। तो अब मैं आपको स्लाइड्स लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी जाएगी। दिस इज़ योर स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5, स्लाइड 6, स्लाइड 7, स्लाइड 8 एंड स्लाइड 9। 9 स्लाइड्स है। आई विल मेक श्योर कि ये स्लाइड्स अवेलेबल करवा पाऊँ ताकि आपको आसानी जाएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, और तब तक के लिए बाय बाय।